दोस्तों, आज हम आपको स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। सुनीता नाम की एक औरत अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि मैंने अपने ससुराल वालों से लेकर अपने रिश्तेदारों तक सभी से लड़ाई करके अपनी बेटी को स्कूल भेजा था। वे सब उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे, लेकिन मैं हमेशा अपनी बेटी की तालीम के लिए डटी रही। हालांकि कुछ समय से उसकी हरकतें काफी अजीब हो गई थीं। मैं पूरे दिन लोगों की बातें सुनती, फिर भी उसे स्कूल भेजती रही। मेहनत मजदूरी करती ताकि उसके खर्चे उठा सकूं। लेकिन आज जो चीज उसने मेरे सामने रखी, उसने मुझे हैरान कर दिया। वो स्कूल से आई थी और अपने हाथ में एक अजीब सी चीज पकड़े बैठी थी। वह मेरे सामने ऐसे बैठी थी जैसे वह बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीत कर लाई हो और मैं उसकी तारीफ करूं। मैंने उससे पूछा, ये सब क्या है? तुम स्कूल में क्या करती रहती हो? उसने कहा कि वह कुछ नहीं करती, लेकिन मामला गड़बड़ लग रहा था। यह ऐसा मामला था जिसे मैं किसी से बता भी नहीं सकती थी। एक दिन मैंने सोचा कि खुद जाकर देखूं। मैं उसके स्कूल गई और दूर से ही देख लिया कि वह क्या कर रही है। पास जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन जो नजारा मैंने देखा वह मुझे अंदर तक तोड़ने के लिए काफी था। सुनीता आगे कहती है, मेरी बेटी मेरा गर्व थी, लेकिन अब जो हालात मैंने देखे, उसने मुझे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। सुनीता ने अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए कहा, मैं अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि जब मेरे पति ने मुझे पहली बार देखा तो सबके सामने कह दिया कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, बस यह लड़की उनके निकाह में दी जाए। हमारी शादी हो गई और मैं उनके घर आ गई। लेकिन इस बात के लिए मेरी सास ने मुझे कभी माफ नहीं किया कि मैं अपने साथ कुछ लेकर नहीं आई थी। मेरे माँ बाप ने बाकी बहनों को तो कुछ न कुछ दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारे शौहर ने मना कर दिया है तो हम क्यों दें। मेरे पति ने कहा था कि वह खुद सब कुछ बना लेंगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि हम ज्यादा सामान खरीद भी नहीं सके। सुनीता कहती है कि अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया था जो अब 17 साल का हो चुका है और अपने बाबा के साथ दूसरे शहर में काम करता है। इसके बाद अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी जो अब जवान हो रही है। हमने उसका नाम शाहीन रखा। जब उसने 5वीं क्लास पास की तो मेरी सास और परिवार के बाकी लोग, देवर और जेठ ने कहा कि अब इसे घर के काम सिखाओ क्योंकि यह जवान हो रही है। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी बेटी कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई करे। आज के जमाने में 5वीं तक पढ़ाई को कौन अहमियत देता है। इसलिए मैंने उसे हाई स्कूल में दाखिल करा दिया। शाहीन को पढ़ाई का बहुत शौक था। हालांकि हमारे गांव में कोई सरकारी स्कूल नहीं था। वहां एक प्राइवेट स्कूल था जिसे किसी ने खुद से शुरू किया था। इस स्कूल में जगह कम थी और लड़कियां भी बहुत कम पढ़ती थीं, क्योंकि गांव के लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। मैंने स्कूल की मालकिन से कहा कि मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं, क्या आप कुछ मदद कर सकती हैं? वह भी एक औरत थी और मजबूर थी। उसने कहा कि उसे भी स्कूल का किराया और बिजली का बिल भरना पड़ता है। मैंने उसकी मजबूरी को समझा और कहा, ठीक है, मैं कहीं से पैसे जुटा लूंगी। मैंने घर के काम करने के साथ साथ सिलाई शुरू कर दी। शाम को मशीन लेकर बैठती और रजाइयां और उनके कवर सिलती। मुझे कपड़े सिलना नहीं आता था, लेकिन यह काम करना आता था। यह काम बहुत थका देने वाला था और इसमें वक्त भी बहुत लगता था। फिर भी मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च निकालने की पूरी कोशिश की। उसकी फीस, किताबें, पेंसिल और रबर का हर खर्च मुझे ही उठाना पड़ता था। मेरा शौहर पैसे देने से मना कर देता था। वह कहता था, अगर बेटी को पढ़ाना है तो खुद ही खर्च उठाओ। मैंने हर तरह की मुश्किलों का सामना किया। रजाइयां सिलते सिलते मेरे हाथ सूज जाते थे। फिर भी मैं कोशिश करती थी कि उसकी फीस समय पर भर सकूं। एक बार फीस भरने में 7 दिन की देरी हो गई थी। मैं बहुत परेशान थी। स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा, इस महीने आपकी फीस माफ कर देते हैं, लेकिन अगले महीने दोनों महीनों की फीस देनी होगी। अगले महीने के 8 दिन भी निकल गए और मेरे पास अभी भी पैसे नहीं थे। मेरी बेटी की फीस 4,000 रुपये थी और बाकी खर्च मिलाकर 5,000 रुपये की जरूरत थी। मैंने अपने शौहर से बात की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा,
मैंने पहले ही कहा था कि मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैंने सोचा कि वह थोड़े बहुत पैसे देगा तो मैं फीस भर दूंगी, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। एक दिन मेरी बेटी घर आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। वह काफी परेशान लग रही थी। जब मैं दोपहर को उसके कमरे में गई और तकिया उठाया तो वहां 2,000 रुपए पड़े हुए थे। मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा शायद मेरे शौहर ने ये पैसे रखे होंगे, लेकिन तभी मैंने उसे अपनी माँ से कहते सुना। आज फिर मुझसे पैसे मांग रही थी, लेकिन मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। अब मेरे मन में सवाल था, ये पैसे आखिर यहाँ किसने रखे थे? अगले दिन फिर से वही हुआ। मेरे तकिए के नीचे 2,000 रुपये रखे हुए थे। मैंने अभी पिछले पैसे भी खर्च नहीं किए थे। मैं चकित थी, लेकिन मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने वे पैसे अपनी बेटी को दिए और कहा, अपनी फीस भर देना और जो किताबें उधार ली थीं, उनका पैसा भी चुका देना। साथ ही कुछ अच्छा खाने के लिए भी खर्च कर लेना। वह बहुत खुश थी और पैसे लेकर स्कूल जाने लगी। अचानक वह वापस पलटी और मुझसे कहने लगी, अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वह मेरे गले लग गई। मैंने भी कहा, बेटी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ की सबसे अच्छी दोस्त उसकी बेटी ही होती है। वह स्कूल चली गई, लेकिन मैं सोचने लगी कि ये पैसे आखिर आ कहाँ से रहे हैं। इस घर में ऐसा कोई नहीं था जो मेरी मदद करे। तीसरे दिन मेरी हैरानी और बढ़ गई जब फिर से मेरे तकिए के नीचे 2,000 रुपये पड़े मिले। अब मैंने अपने कमरे पर नजर रखनी शुरू कर दी। मैंने सारा काम अपने कमरे के पास ही बैठकर करना शुरू कर दिया। बर्तन और कपड़े भी बाहर ही धोए। दिन भर कोई मेरे कमरे में नहीं गया था, सिवाय मेरी बेटी के, जो स्कूल से आने के बाद वहां गई थी, क्योंकि उसके कपड़े वहीं रखे हुए थे। शाम को मैंने देखा कि फिर से वहां पैसे पड़े थे। अब मुझे यकीन हो गया कि ये पैसे मेरी बेटी ही रख रही थी। लेकिन सवाल ये था कि वह इतने पैसे कहाँ से ला रही थी? क्या वह चोरी कर रही थी? मैं परेशान हो गई। मैंने उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। एक दिन मैंने प्यार से उसे अपने पास बिठाया और पूछा, बेटा, क्या तुमने मेरे तकिए के नीचे पैसे रखे थे? उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि उसने ऐसा किया है। उसने स्वीकार किया, हाँ अम्मी, मैंने रखे थे। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, आपकी मदद करने के लिए अम्मी। मैंने कहा, लेकिन ये पैसे आए कहाँ से? उसने जवाब दिया, मैंने ये पैसे खुद कमाए हैं। मैंने पूछा, लेकिन तुम करती क्या हो? उसने कहा, अम्मी, यह मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन यकीन रखिए, ये पैसे मेरे कमाए हुए हैं। मेरी बेटी अब जवान हो रही थी। वह खूबसूरत थी और अपनी उम्र से ज्यादा समझदार लगती थी। उसने घर में अपनी माँ को पिता से मार खाते देखा था, अपनी दादी से बातें सुनते देखा था। उसके अंदर बचपना नाममात्र का था। मैं जानती थी कि पैसे कमाना आसान बात नहीं है, और वह भी इतनी कम उम्र में। एक दिन मेरे शौहर ने तकिए के नीचे रखे पैसे देख लिए। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रही थी? मैं चौंक गई। मुझे लगा कि ये पैसे मेरे लिए अब मुसीबत बनने वाले हैं। मैंने कहा, ये पैसे मैंने बेटी की फीस के लिए जमा किए थे। मेरे शौहर ने पैसे अपनी जेब में डालते हुए कहा, मुझे अभी इसकी जरूरत है, बाद में तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन मुझे पता था कि ये पैसे मुझे वापस नहीं मिलने वाले। मैंने यह भी जान लिया था कि मेरे शौहर, जिन्होंने मेरी खूबसूरती देखकर मुझसे शादी की थी और दहेज लेने से मना कर दिया था, अब मुझसे दूर क्यों हो गए थे। दरअसल उन्होंने दूसरे गांव में दूसरी शादी कर रखी थी। वहां उनका एक बेटा भी था और वह उसके खर्चे उठाते थे। वह वहां बहुत खुश रहते थे, जबकि मेरे लिए उनका रवैया दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। मेरे बेटे को भी मेरे शौहर ने अपने इशारों पर नचा लिया था। वह भी मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं करता था और दूसरी माँ के घर भी वह आता जाता था। उसको मेरे शौहर ने बिल्कुल अपनी तरफ लगा ली। अब मेरे लिए इस दुनिया में अगर कोई मेरा अपना था, तो वह मेरी बेटी ही थी। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। यह गांव था। यहाँ पर छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। इसीलिए मुझे सोच समझकर कदम बढ़ाना था। एक दिन मैं स्कूल चली गई। मैंने सोचा कि देखती हूँ कि मेरी बेटी क्या कर रही है, क्योंकि वह पैसे तो स्कूल से ही कमा कर लाया करती थी। पर जब मैं स्कूल गई तो यह बात जानकर हैरान रह गई कि मेरी बेटी तो स्कूल में थी ही नहीं। मैंने उसकी दोस्त से पूछा कि शाहीन कहाँ है।
मैं दोस्त को भी अच्छी तरह से जानती थी। उसने कहा कि हमें नहीं पता, अभी तो छुट्टी होने में थोड़ा टाइम था। मैंने कहा कि क्या वह रोज इस टाइम नहीं होती? उसने कहा कि हमारी आखिरी पीरियड की मैडम ने 3 महीने की छुट्टी ली है तो आखिरी पीरियड खाली होता है। हम उसमें बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं और आखिरी पीरियड में शाहीन यहाँ पर नहीं होती है। मैंने कहा कि तुमने यह बात किसी और को बताई है? उसने कहा कि नहीं, मुझे शाहीन ने बताने से मना किया था, लेकिन वह आखिरी पीरियड में गायब हो जाती है। मैंने कहा कि अब भी वह कहाँ है? उसने कहा कि मुझे नहीं पता। मैं और ज्यादा परेशान हो गई कि मेरी बेटी कहाँ है और मैं उसे कहाँ तलाश करूं। पर उसने कहा कि वह छुट्टी के वक्त आ जाएगी, आप यहीं पर इंतजार कर ले। वह छुट्टी के वक्त आ जाती है और हमारे साथ ही निकलती है। मेरी बेटी वापस अपनी दोस्त के साथ ही आया करती थी। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे उसे पता चल जाएगा कि मैं उसके पीछे आई थी, मैं घर जाती हूँ। मैं घर चली गई और मेरी बेटी छुट्टी के टाइम आ भी गई। पूरे हाथ पर रख दिए। उसने कहा कि अम्मी आपने कहा था ना कि तकिए के नीचे नहीं रखना, नहीं तो बाबा देख लेते हैं, इसीलिए यह मैं आपको दे रही हूँ। मैंने अपनी बेटी को हैरान होकर देखा। उसने कहा कि क्या बात है अम्मी? मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है। अगले दिन मैं उसकी स्कूल चली गई। जैसे ही आखिरी पीरियड का वक्त हुआ, मैंने देखा कि वह स्कूल की एक टूटी हुई दीवार से अंदर से निकलकर बाहर जा रही थी। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। आखिर मेरी बेटी क्या कर रही थी? वह स्कूल से कहाँ जा रही थी? किधर जाती थी? उसने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह चलती चलती जा रही थी। जब वह थोड़ा आगे पहुंची तो मेरे हाथ पांव मजीद कांपने लगे, क्योंकि वह जिस घर में जा रही थी उस घर के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते थे। पूरा गांव जानता था। और अगर मेरी बेटी को किसी ने वहां जाते हुए देख लिया होता तो अभी तक मेरी बेटी इतनी बदनाम हो जाती कि इस गांव में कोई उससे शादी नहीं करता। क्योंकि यह घर जिन लोगों का था उनको हम सब अच्छी तरह जानते थे। वह कोई और नहीं बल्कि कुछ किन्नर यानी हीजदे थे, जो यहीं पर रहते थे। दूसरे गांव में जाकर नाच गाना किया करते थे। या किसी का बच्चा होता था, इजरेनिया की बातें करते थे। उनके घर में कोई भी नहीं जाता था, उनसे कोई मेल मिलाप नहीं रखता था। वह तैयार होकर बाहर निकल जाते थे। मेरी बेटी वहां पर क्या क्या कर रही थी? उसका वहां पर क्या काम था? क्या मुझे अंदर जाना चाहिए था? या पहले मुझे यह बात अपने शौहर को बताना चाहिए थी? लेकिन अगर शौहर को बताती तो वह मेरी बेटी पर हाथ भी उठाता, उसकी पढ़ाई भी बंद करवा देता। इसलिए मैं खुद ही आगे बढ़ गई। मेरी बेटी तो अंदर चली गई। आखिरी पीरियड और छुट्टी के टाइम को मिलाकर वह यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे गुजारा करती थी। उसका बैग भी उसी के पास था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किन्नर बाहर आया, जो मुझे देखते ही पहचान गया। मैंने उसे धक्का दिया और मैं अंदर दाखिल हो गई। और सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी बेटी वहीं पर बैठी थी। वह मुझे देखकर घबरा सी गई। मैंने कहा कि क्या कर रही है? तू यहाँ पर बोल, क्या कर रही है तेरा? यहाँ पर क्या काम है? तुझे मैंने बताया था ना कि अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की, मेरी इज्जत बर्बाद की, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे तेरे लिए मैंने सबसे झगड़ा मोल लिया। तेरा बाप भी हमारा नहीं, वह भी कभी हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। हम पर कोई मुसीबत आई तो सारे खानदान वाले तालियां बजाएंगे। क्या कर रही है तू? यहाँ मैं अपनी बेटी को थप्पड़ मारने लगी कि एक किन्नर ने मेरा हाथ हवा में ही रोक लिया। मैंने अपना हाथ झटक कर वहां छुड़वा लिया। मैंने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग मेरी बेटी के साथ? तब उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं जमीन पर ऐसी बैठी कि जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल गई। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा, वह भी रो रही थी। मुझे किन्नरों ने बताया कि आपकी बेटी हमारे पास काम करने के लिए आई थी। उसने कहा था कि वह हमारे घर को साफ कर दिया करेगी। बहुत प्यारी बच्ची है। हम लोग बुरे नहीं हैं। हम इससे सारे घर का काम करवा सकते थे। लेकिन हमने पूछा कि तुम ये काम क्यों करना चाहती हो? क्योंकि हम आपको जानते थे। हमें पता था कि यह आपकी बेटी है। इसने कहा कि मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत मेहनत करती है, पर परेशान रहती है, थक जाती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो मेरी अम्मी नींद में दर्द से फरियाद करती है। उनकी पूरी हड्डियों में, जिस्म में दर्द रहता है। लेकिन अगले दिन वह फिर से खड़ी हो जाती है। इसीलिए
मैं उनके लिए कुछ करना चाहती। हमारा यह घर बहुत बड़ा था और हमें नौकरानी की जरूरत थी। दरअसल जो नौकरानी यहाँ पर काम करती थी, वह यहाँ से काम छोड़कर चली गई और उसने इस लड़की के स्कूल में काम करना शुरू कर दिया। वहां पर हमारी पुरानी नौकरानी किसी को यह बात बता रही थी कि वहां पर पैसे तो अच्छे मिलते थे, लेकिन मैं ऐसे लोगों के घरों में काम नहीं करना चाहती। बुरे लोग होते हैं ना, इसीलिए वहीं से इसने यह बात सुन ली और यह हमारे पास आ गई। हमने कहा कि हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। अगर तुम्हें थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो वह हम दे देंगे। पर इसने कहा कि यह मेहनत से पैसे कमाना चाहती है। इसीलिए हमने इससे 2-4 दिन काम करवाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगा कि यह बहुत अच्छा मेकअप करती है, इसको बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। और हमने इसे थोड़ा बहुत खुद से भी सिखाया है, चीज़ों के बारे में बताया है कि पहले क्या लगाते हैं। हमें लगता है कि आपकी बेटी के हाथ में टैलेंट है, इसे ब्रश चलाना आता है, ये कोई आम बात नहीं है। अगर ये पेंटिंग करें तो बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकती है और मेकअप भी तो पेंटिंग ही होता है। ये हम सबका मेकअप करती है और वह भी बहुत अच्छा। हम लोग तैयार होकर निकल जाते हैं और फिर पूरी रात तक हम काम पर होते हैं। तो 2 घंटे के अंदर ही 15-15 मिनट में यह हम सबको तैयार करती है और बहुत जल्दी जल्दी काम करती है। हम लोग अगर ऐसा मेकअप बाहर से करवाएं तो एक-एक इंसान के धोती हज तो लगते ही हैं, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा तो हम इसे इकट्ठे ही 2,000 दे देते हैं। और यह भी खुश हो जाती है और हमारा भी काम हो जाता है। मैंने अपनी बेटी को देखा तो मैं हैरान रह गई कि मेरी बेटी, मेरी प्यारी परी, उसने कैसे यह सब कुछ सोचा? कैसे उसके अंदर यह बात आई? उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी पर कभी हाथ नहीं उठाइए। आपकी बेटी बड़ी ही एहसास करने वाली लड़की है। ऐसी औलाद सबको नहीं मिलती है। मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया, उसके आंसू साफ किए। वह इस तरह से रो रही थी कि जैसे उसने कुछ गलत कर दिया। मैंने उन लोगों को, यानी किन्नरों को कहा कि अगर यह बात गांव वालों को पता चल गई तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि यह बात कभी भी पता नहीं चलेगी, आप ट्यूशन का बहाना करके इसको घर से भेज दिया करें। हम इसको हिफाजत से वापस भी छोड़ देंगे और रास्ते से पकड़ भी लेंगे, किसी को पता भी नहीं लगने देंगे। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही कुछ करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए यह काम करना चाहती थी और 2 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब मेरी बेटी यह काम करती थी और मैंने घर वालों को कहा था कि वह ट्यूशन जाती है। मेरे पास पैसे वगैरह भी होते थे। मैं उन्हीं पैसों से अपनी बेटी के लिए चीजें लेती थी, कपड़े बनाती थी। मेरे शौहर की दूसरी शादी के बारे में मुझे पता चल गया था। जब मैंने उससे लड़ाई झगड़ा किया तो वह हमेशा के लिए अपनी दूसरी बीवी के पास चला गया। कुछ अरसे बाद मेरा बेटा भी वापस आ गया, क्योंकि फिर सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती हैं। मुझे मेरे शौहर की दूसरी शादी के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन मैं खामोश थी। अब खानदान वालों को भी पता चल गया। वह लोग बातें तो कर रहे थे, लेकिन उससे मेरे शौहर को क्या फर्क पड़ता था? वह हमेशा के लिए वहीं चला गया। मेरे बेटे को भी मैंने सब कुछ बता दिया। उसे इस बात से कोई मसला नहीं था। अब हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा थे और इस घर में रह रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इतने पैसे आ गए, हमने अलग घर ले लिया और मैं वहां पर रहने लगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी।